नमस्कार दोस्तों, आरकेएस जी के चैनल में आपका स्वागत है जो ज्ञान दृष्टि कोचिंग सेंटर छतरपुर की तरफ से चलाया जा रहा है। यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसकी बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड्स करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। और यदि आप व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में विश्लेषण और संश्लेषण विधि। पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं आगमन और निगमन विधि, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण विधि होती क्या है? तो विश्लेषण से अभिप्राय होता है कि कोई भी अगर समस्या है तो समस्या को पहले छोटे छोटे भागों में विभाजित करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम उस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। यानी कि पहले जो हमारी समस्या है उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे उसका, और फिर हम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, यानी ज्ञात तथ्य तक पहुंचेंगे। यानी इसमें क्या होता है, अज्ञात से हम ज्ञात की ओर जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो विद्यार्थी है वो स्वयं हल ढूंढने की कोशिश करता है। तो जी विश्लेषण विधि कैसी होती है? अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसके द्वारा रेखा गणित की प्रमेयों को सिद्ध किया जाता है। तो लगभग जो प्रमेय हैं रेखा गणित की वो इसी विधि के द्वारा सिद्ध की जाती हैं। जैसे कहें कि सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोणों के बराबर होता है, या कि सिद्ध करो कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा तो देखो अभी अपन को अज्ञात है, ज्ञात तो है नहीं कि जी सही है या गलत है। तो पहले हम इसकी जो पूरा सवाल है या हमें जो विधि लगाना है उसको पहले हम छोटे छोटे भागों में विभाजित करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोण, तो त्रिभुज क्या है, फिर उनको कोणों को नापें, समकोण त्रिभुज क्या है, यानी छोटे छोटे पार्टों में इसको डिवाइड करेंगे। फिर हम इसके निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। इसका अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो विश्लेषण विधि में होते हैं। और दूसरी बात यह, इसमें यदि इस प्रकार से भी क्वेश्चन दिया हो a/b बराबर c/d हो तो सिद्ध कीजिए ac प्लस 4b² अपॉन bc बराबर c² प्लस 4bc/dc। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि दिए गए हैं तो भी जो विश्लेषण विधि पर आधारित होती है। यानी कहें कि इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना है और सूत्र या नियम का हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसको हमें छोटे छोटे पार्टों में विभाजित करके अध्ययन करना है और फिर निष्कर्ष तक पहुंचना है, तो विश्लेषण विधि ही यूज की जाएगी। यानी इसमें सूत्र का यूज नहीं किया जाता है। अब इसके गुण देख लेते हैं। विश्लेषण विधि के गुण, पहला है जी मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी को स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचना पड़ता है। पहले उसे छोटे छोटे अपने समस्याएं जो है उन्हें, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन्हें उसमें बांटना पड़ता है, फिर उसे उसके बारे में अध्ययन करना पड़ता है, फिर कहीं निष्कर्ष तक पहुंचता है। यानी जी हमारी कैसी होगी, मनोवैज्ञानिक विधि होगी। इसमें स्वयं हल ढूंढने पर बल दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है, वो स्वयं पूरा निष्कर्ष निकालता है। तीसरा है ज्ञानार्जन अधिक स्थायी एवं प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी स्वयं कर रहा है। जो विधि मनोवैज्ञानिक होगी उसका ज्ञान स्थायी जरूर होगा। और दूसरी चीज, जो मनोवैज्ञानिक विधि होगी उसमें तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति एवं विश्लेषण शक्ति का विकास भी होगा। तो जी इसके हो गए गुण। अब देखते हैं इसके कुछ दोष भी हैं। दोष क्या है विश्लेषण विधि के? कि अधिक समय लगता है, क्योंकि इसे छोटी छोटी समस्याओं में विभाजित करके अध्ययन करना पड़ता है, तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, तो अधिक समय लगता है। कुशल अध्यापक की आवश्यकता, तो कुशल अध्यापक की आवश्यकता होना जरूरी है। तो ये भी एक दोष में चला जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है
कि समस्या कई जगह पे प्रॉब्लम भी आती है सॉल्व करने में, तो अगर कुशल अध्यापक नहीं होगा तो उस समस्या को सॉल्व वो नहीं करवा पाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका भी एक दोष है। तीसरा है अधिक तर्क शक्ति एवं सूझबूझ की आवश्यकता है, क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं करना है तो इसमें सूझबूझ की बहुत आवश्यकता होती है, और इसको अधिकतर वही बच्चे कर पाते हैं जो थोड़ा प्रतिभाशाली हों, अच्छे बच्चे यानी जो होशियार बच्चे होंगे वही इसको कर पाते हैं। तो ये इनके कुछ दोष भी हैं। अब चलते हैं संश्लेषण विधि पर। तो संश्लेषण विधि क्या है, तो देखा जाए तो जो विश्लेषित तथ्य होते हैं उनको इकट्ठा करना और परिणाम तक पहुंचना कहलाता है संश्लेषण। यानी संश्लेषण में क्या होते हैं, परिणामों को इकट्ठा किया जाता है, जो भी हमारे पास दिया गया है, जो भी तथ्य दिए गए हैं उन्हें इकट्ठा करेंगे और हम परिणाम तक पहुंचेंगे। संश्लेषण में क्या होता है कि कुछ तथ्य ज्ञात होते हैं और उनकी सहायता और या फिर उनके संयुक्त, उनको क्या करेंगे, या तो उनको इकट्ठा संयुक्त करेंगे या उनकी सहायता से हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो इसलिए इस विधि को क्या कहा गया है कि इसमें क्या है कि जो तथ्य है वो दिए जाते हैं पहले से कुछ तथ्य, इसलिए जो ज्ञात होती है, ज्ञात से क्या अपन पहुंचते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसमें हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, क्योंकि हम इसमें करना है क्या, संश्लेषण, यानी जो तथ्य दिए गए हैं उनको इकट्ठा करना है और हमें ज्ञात परिणाम तक फिर पहुंचना है। यानी ज्ञात हमें दिया जाएगा तो ज्ञात से हमें अज्ञात यानी हमें जो निकालना है परिणाम उस तक पहुंचना है। तो ये विधि विश्लेषण की जस्ट उल्टी है। तो इसमें होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसके द्वारा प्रश्न में दी गई ज्ञात जानकारी के आधार पर हल निकालना। तो इसमें जो प्रश्न में जानकारी दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही हमें हल निकालना पड़ता है। जैसे कहें कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसके चारों ओर 3 सेंटीमीटर रास्ता बनाना है, तो रास्ता सहित वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यदि हैं तो हम संश्लेषण विधि से यानी सूत्र लगा के हल कर देंगे। अब इसके गुण देख लें। संश्लेषण विधि के गुण, पहला है सरल एवं सुविधाजनक। तो ये सरल एवं सुविधाजनक है क्योंकि इसको डायरेक्ट हम सूत्र से भी हल कर लेते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। आगे देखें, दूसरा है समय एवं परिश्रम की बचत। तो समय और परिश्रम की इसमें बचत भी होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि परिणाम पूरे दिए जाते हैं और परिणाम जब दिए जाएंगे यानी जो हमारे पास तथ्य दिए गए हैं उसको हमें सूत्र के द्वारा डायरेक्ट हल कर देना है, यानी छोटे रूप में इसको बदलना है। यानी संश्लेषित का मतलब होता है इकट्ठा करना, छोटा कर देना है, उसको संश्लेषित करना है। तो समय एवं परिश्रम की बचत होती है। इसमें स्मरण शक्ति का विकास होता है, वही बात आ गई है, क्योंकि इसमें थोड़ा संश्लेषण विधि जो है थोड़ा सूत्र पर डिपेंड करती है, नियम और सूत्र इसमें भी कार्य करते हैं जिस प्रकार से निगमन में होता है। तो इसमें स्मरण शक्ति का विकास होता है क्योंकि याद करना पड़ता है। चौथा है ज्ञानार्जन की गति तीव्र होती है, बिल्कुल संश्लेषण विधि में, जिसमें सूत्र और नियम याद करना पड़ेंगे, वो अपन बहुत स्पीड में उन सवालों को हल करेंगे। पांचवा है संक्षिप्त एवं व्यवहारिक है, बिल्कुल है जी, संक्षिप्त एवं व्यवहारिक भी है। इसके कुछ दोष भी हैं। पहला रटने की प्रवृत्ति इसमें होती है, बिल्कुल सूत्र और नियम रटना पड़ते हैं। नवीन ज्ञान तर्क चिंतन के अवसरों का अभाव होता है, क्योंकि इसमें जी अपनी अमनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आएगी, क्योंकि जिसमें रटने की प्रवृत्ति होती है वो मनोवैज्ञानिक नहीं हो सकती है, और जो मनोवैज्ञानिक नहीं हो सकती है उसमें नवीन ज्ञान और तर्क चिंतन नहीं हो सकता, यानी उसका अभाव होगा। और रटी हुई चीज कैसी होती है, अस्थायी होती है, वो भूल भी जाती है, यानी इसका अर्जित ज्ञान क्या होगा, अस्थायी। और छोटी कक्षाओं के लिए ये अनुपयोगी भी होगी, क्योंकि छोटे बच्चे रट नहीं सकते हैं, उन्हें रटने पर जोर नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये कहें जी इसके दोष हैं।
एक चीज और देख लें कि संश्लेषण और विश्लेषण में होता क्या है। अगर रसायन शास्त्र में देखा जाए तो हम पानी का जो सूत्र होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन और पानी में हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसको विभाजित करना हमारा क्या कहलाएगा, विश्लेषण। यदि हम H2O जो पानी का सूत्र है उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देंगे तो जी हमारा क्या कहलाएगा, विश्लेषण। और यदि कहें कि ऑक्सीजन को किसी विशेष ताप व दाब पर संयुक्त करके और हाइड्रोजन को दोनों को संयुक्त करके अगर उसको पानी बदल दिया, पानी में फिर से, यानी पानी का सूत्र जो H2O में फिर से बदल दिया तो वो हमारा कहलाएगा संश्लेषण। यानी कि H2O को अगर दो भागों में अलग अलग बांट दें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो वो हमारा कहलाएगा विश्लेषण। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से यानी ताप या दाब का संयुक्त प्रभाव जब पड़ेगा और जी दोनों मिल जाएंगे यानी H2O बन जाएगा तो जी कहलाएगा संश्लेषण। यानी इसमें संश्लेषण विधि काम करेगी। अब एक एग्जाम्पल की सहायता से और समझ लें। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो खेत के चारों ओर कितना तार लगेगा। अब इसको यदि हम कहें विश्लेषण विधि से हल करें तो इसमें हमें सूत्र का यूज नहीं करना पड़ेगा। जी हमारा आयत है तो उसने बताया क्या है कि खेत की लंबाई है कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो अगर नीचे वाली जे 20 होगी तो ऊपर वाली भी 20 होगी, तो यानी खेत की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 + 20 40। चौड़ाई बताई गई है 10 है, तो जब जे 10 है तो इस तरफ की भी 10 होगी, तो खेत की कुल चौड़ाई हो जाएगी 10 और 10 20 सेंटीमीटर। अब खेत के चारों ओर तार कितना लगेगा, यानी परिमाप निकालना है, तो चारों ओर कितना लगेगा, तो जी 40 और 20 क्या कर देंगे ऐड, हमारा आ जाएगा 60 आंसर। तो जी हमने किस प्रकार से विश्लेषण विधि से इसको लगाया है, यानी हमने इसका विश्लेषण किया है। अब संश्लेषण में क्या होगा, यदि अब संश्लेषण में खेत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, आंकड़े हमें दिए गए हैं, तो तथ्य हमें दिए गए हैं, आंकड़े दिए गए हैं, इन्हें इकट्ठा करना है और परिणाम तक पहुंच जाना है। तो जी दोनों हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, सूत्र लगा देना है और सूत्र के जो परिणाम रखेंगे और आंसर आ जाएगा। यानी सूत्र लगा के हमने आंसर को प्राप्त किया तो जी संश्लेषण विधि हो गई है। और हमने इनको तथ्यों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद उसके निष्कर्ष तक यदि पहुंचेंगे तो जी हमारा विश्लेषण विधि कहलाएगी। मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों विधियां अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।